अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ यमुना नवीद। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं एडिटोरियल के 23 फरवरी 2026। एज़ यू नो कि जो ओपिनियंस हैं और जो एडिटोरियल्स हैं वो हम लोग आपको लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, और ओपिनियन के पेड लेक्चर्स होते हैं एडिटोरियल के यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा नया एक सेशन ऑलरेडी लॉन्च हो रहा है तकरीबन 7 मार्च से, वो है ऐसे का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे देवर टाइम एंड अगेन देवर सेइंग कि हमने जो है वो ऐसे की प्रॉपर क्लासेस जो है वो लेनी है, तो ये सेशन जो है वो लाइव सेशन होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वाई व्हाट विल बी डिफरेंट इन दिस ऐसे सेशन, मैं ही ले रही होंगी उस ऐसे सेशन को। पहले मैं आप लोगों की एवेल्यूएशंस कर रही थी। ये इस तरह से डिफरेंट होगा कि एक तो ये कि इसमें हम आप लोगों को ऑलरेडी लिख के बताएंगे। ठीक है, मैं खुद लिख के बताऊंगी कि क्या इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे लिखा जाता है। एक जो है वो एवरेज इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट थीम्स के ऊपर हम बात करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस को देखेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर खासियत ये है कि साथ ही साथ आप लोगों की चेकिंग होती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि वो कैसे लिखता है, तो साथ ही आप लोग जो है वो अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और आप अपना इंट्रोडक्शन चेक करवाएंगे। और वो चेक भी ऐसे होगा कि लाइव क्लासेस के अंदर ही सबका चेक होगा, ताकि आप एक दूसरे की मिस्टेक से भी जो है वो चीज़ों को लर्न कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि उसमें जो है वो आपका एक कंप्लीट ऐसे जो होगा वो चेक करके देंगे। तो इस वजह से हमारी जो ये रजिस्ट्रेशन है ये तकरीबन 7 मार्च से जो है वो स्टार्ट इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आप टाइमली रजिस्टर कर दें, क्योंकि जो मार्च में सेशन होंगे कुछ लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। हम उतने ही स्टूडेंट्स लेंगे जिनको हम केटर कर सकें और जिनकी एवेलुएशंस वगैरह हम ऑलरेडी कर सकें। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर है, और इसके ऊपर यू कैन कनेक्ट अगर आपको ओपिनियंस के लेक्चर्स चाहिए, आपको ऐसे। आज की जो हमारे पास डॉन के एडिटोरियल्स हैं वो 3 एडिटोरियल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल था होलो एप्लॉस का ना। होलो एप्लॉस, एप्लॉस का मतलब ये होता है कि किसी को सराहना, किसी की तारीफ करना। होलो एप्लॉस बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट की तरफ इसका इशारा है कि उनको अप्लॉज मिलता है कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ये कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है। अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं, तो आईएमएफ के रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि वेदर हम एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या फिर इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ठीक है। तो आपको आईएमएफ का पता है, दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है जो कि आपसे इंटरव्यूज में भी अक्सर हम पूछते हैं कि आईएमएफ का वर्ल्ड बैंक से फ़र्क क्या है। ठीक है। आईएमएफ, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर कोई भी मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार है, दूसरी चीज़ ये कि अगर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लॉन्स जो है वो देने हैं। ठीक है। दो प्रोग्राम्स सॉर्ट ऑफ जो है ना वो आईएमएफ देता है, और कुछ शराइत रखता है कि अगर आप उनके ऊपर अमल करेंगे तो आप जो है ना वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। हम देखो किसी ने उधार दिए हैं तो उसने अपने पैसे वापस भी तो लेने हैं ना। तो वो इस वजह से कुछ स्पेसिफिकेशंस हमें कि आप लागू के ऊपर अमल पैरा होना है। अब पाकिस्तान आईएमएफ के पास क्यों गया? सबसे पहले तो आपने कमेंट्स के अंदर बताएं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान आईएमएफ में कब गया था, किस सन में, और कौन गया था। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अभी तक, अभी रिसेंटली भी 26 के अटेम्प्ट में पाक अफेयर्स में या करंट अफेयर्स में ये मेरी नज़रों से गुजरा है ये वाला एमसीक्यूज ना। तो ये कुछ ऐसे एमसीक्यू हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो एमओडी हो, वो एडीएएसएफ हो, वो सब के लिए एमपीटी हो, सो दीज आर, ये एमसीक्यूज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ये टाइम एंड अगेन आपको ये रिवाइज आप करते रहोगे तो आपको ये रट जाएंगे। अब पाकिस्तान क्यों आईएमएफ के पास गया? क्योंकि हमारे ट्विन डेफिसिट था। आपको पता है कि सर्कुलर डेट था हमारे पास, ट्रेड डेफिसिट था हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो कम हो रहे थे। आपको पता है हर मुल्क के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं जिससे उसने ख़रीदो फरोख्त करनी होती है बाकी ममालिक के साथ। डॉलर के मामले में पैसा बहुत, रुपी बहुत कम जा रहा था हमारा, तो जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। मेन क्या है कि जी अब देखिए, आपने बाहर के मुल्क से कोई चीज़ खरीदी, मगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उनको वापस कर सकें, तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा उनको पैसे वापस करने का। यही बात है कि जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप उनकी पेमेंट्स नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो वो आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, जिसको पुर करने के लिए आईएमएफ के पास वक्त
पे जाना पड़ता है, अदरवाइज श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। अब आईएमएफ ने एक्नॉलेज किया कि आपका फिस्कल सरप्लस के अंदर जा रहा है। ठीक है, फिस्कल सरप्लस क्या होता है? ये कुछ इकोनॉमी की टर्म्स हैं। तो जैसे कि ये आपको पता होनी चाहिए, लिख के रखें कि जिसमें मैं बोल रही हूँ। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ठीक है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल सरप्लस क्या होता है? ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यू शुड नो। बेसिकली फिस्कल सरप्लस जो है ना, वो यूँ समझ लें कि अगर आपके प्रॉब्लम हमारा ये था कि फिस्कल डेफिसिट में जाता था, यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो थे वो ज़्यादा होते थे और जो हमारे इनकम होती थी वो कम होती थी। बट अभी जो है वो आईएमएफ से लोन लेने के बाद हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इनकम ज़्यादा कब होती है? जब आपके पास पैसे आ ज़्यादा रहे हों। तो क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? क्योंकि उधार लिए हुए हैं। ठीक है, तो यू आर एबल टू मीट योर एक्सपेंडिचर्स। ये ऐसी है कि आप किसी से उधार लेके अपने जो महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हो, तो वो पैसे तो आपके पास हैं ज़्यादा, इनकम तो आपके पास है ज़्यादा, मगर क्या वो सस्टेनेबल है? नो। इन्फ्लेशन कंटेन की है हमने, करंट अकाउंट हमारा सरप्लस के अंदर गया है। अगेन क्यों? क्योंकि आपने अब आईएमएफ ने इन सारी चीज़ों को अप्लॉज किया कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ हमसे ये डिमांड करता है कि आपने जो है वो बेसिकली अपने जो आपकी डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर फंडिंग कम करनी है। ठीक है, और आपने टैक्सेस को ज़्यादा करना है। जब टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो टैक्सेस दें। तभी वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक ने भी बताया कि 44.7% जो है वो आपका पॉवर्टी रेट है। मैं जो स्टार्ट्स बोल रही हूँ आपको सिर्फ यही याद करना है। ठीक है, डाटा ये सिर्फ समझने के लिए कि 70 मिलियन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, 29 के करीब है। ठीक है, जितने डिफरेंट आप देखेंगे साइट्स, वहाँ पे आपको डिफरेंट डाटा मिलेगा। मैं जो आपको बोल रही हूँ आपने ये याद करना है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हम 44.7% पॉवर्टी रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 7.1%। ठीक है, ये हमारी ये बताता है कि हम उस जो है वो स्टेबलाइजेशन को एक सोशल कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं। फिर अब प्रॉब्लम क्या है? मलिहा लोधी भी टाइम एंड अगेन कहती है कि हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। ठीक है, वो क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं? हमारी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है। 5 मिलियन हमारे टोटल जो है वो फाइलर्स हैं, जिसमें से 1 मिलियन सिर्फ जो है वो टैक्सेस को पे करते हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से वो टैक्सेस नहीं देते हैं। फिर स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस पे अगर आप साल का जो है वो लॉस देखें तो वो 60 बिलियन के करीब लॉस है, जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो जाना पड़ता है। एनर्जी सेक्टर को आप देखें, हमारे पास ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास अगेन सर्कुलर डेट 1.3 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू बेसिकली ब्रॉडन बेस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि हमें टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें सोशल सेफ्टी नेट्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो वो ट्रांसलेट होती हुई नज़र भी आनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या टेक अवे हमारा कि स्टेबलाइजेशन जो है ना वो उसने कोलैप्स को तो प्रिवेंट कर दिया। अनलाइक श्रीलंका हम डिफॉल्ट नहीं हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो, ये थीसिस स्टेटमेंट भी है, अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ सस्टेनेबल हो तो हमें स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर करने की ज़रूरत है, उनको हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक था, आईएमएफ से रिलेटेड था, जो मोटे मोटे टॉपिक्स थे। आई होपफुली मैंने वो कन्वे। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपका जो है ना वो एडिटोरियल था इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे वो उनकी टर्म एक्सपायर हो चुकी थी 26 जनवरी 2025 के अंदर। लेकिन फिर हमने 26वीं तरमीम लेकर आए और 26वीं तरमीम के मुताबिक हमने ये शिक ऐड की कि जब तक कोई नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आता, पुराने वाला इलेक्शन कमीशन जो है वो वही कमिश्नर जो है वो वहीं पर ही स्टे करेगा। ठीक है, जो कि करंट कौन है? सिकंदर राजा जो है वो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब हुआ क्या? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल नंबर 215 ये कहता है कि वैकेंसी अगर आती है तो वो विद इन 45 डेज जो है ना वो फिल हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये डेडलाइन कितने 1 साल हो चुका है कि हम इस डेडलाइन को मीट नहीं कर रहे हैं, अगेन क्योंकि 26वीं तरमीम भी आ गई, जिसकी वजह से वो वैकेंसी क्रिएट भी नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिवेलेंस भी देखोगे। अच्छा, इसके अंदर आप देखो कि अब द प्रॉब्लम हम देखेंगे कि अभी यहाँ पे ना अभी एक एग्जांपल देखें कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ था। वहाँ पे भी एग्जैक्टली ये वैकेंसी जनरेट जो है वो जनरेट हुई थी, बट उन्होंने जो है ना वो विद इन
विद इन फ्यू डेज, मतलब जैसी वैकेंसी जनरेट हुई फौरन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया। अब फेडरल गवर्नमेंट वो ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास है कि जो रीसेंट हमें पता है कि एक तो ये कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो ईसीपी की हमारी वीक होती है डिले की वजह से। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस हैं इनको मीट करना ऑप्शनल है, ठीक है। और कंट्रोवर्सी क्या आती है कि हमारी जो है वो जो इलेक्शंस हुए थे 24 के, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी टाइमिंग से रिलेटेड जो वो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लिटिगेशन सारा कुछ, मेन प्रॉब्लम हमारा ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है इदारों के ऊपर वो वीक होता है। अब आपको जब भी ऐसे डेमोक्रेसी से आए, आपको पता है कि वन रूट कॉज क्या है डेमोक्रेसी की, सॉरी वन मेजर की क्या है किसी भी डेमोक्रेसी के का, वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कब होंगे? जब जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने, वो फ्री एंड फेयर होंगे, वो ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को मीट करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो वायलेशंस जो है वो हमें देखने को मिली है। अब वो देखने को मिली है तो ऑब्वियसली फिर आप कहते हो कि जी आपको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाइब्रिड रिजीम का या अथॉरिटेरियन रिजीम का खिताब नवाजा है। तो वो यही सारी चीज़ें होती हैं जिनके बिना पर आपकी जो रैंकिंग है वो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री से गिरती हुई हाइब्रिड तक जाती है, और हाइब्रिड से गिरती हुई अथॉरिटेरियन तक जो है वो चली जाती है। अब उससे क्या होता है, ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट से, ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि जी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हो रहे हैं या जो रिसेंट इलेक्शन कमिश्नर है, मे बी ही इज बाइस्ड, ठीक है। तो इसको इस वजह से हमें वी नीड टू फॉलो इट, और इसमें होना कोई बड़ी बात नहीं है। देर इज नो एनी बिग थिंग क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नया अपॉइंट करो, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वाले अपॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या है, इमीडिएट कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कंसेंसस की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में। कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइमलाइंस ऑलरेडी दी हुई हैं उनको मीट करने की ज़रूरत है। इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, और टाइमली अपॉइंटमेंट जो है ना वो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक प्रोसीजर के आप थ्रू आप गुजर रहे हो, बल्कि ये परसेप्शन होना चाहिए कि ये ज़रूरी है, किस लिए, फॉर सेफ गार्डिंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को भी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को सेफ गार्ड करने के लिए भी इट इज़ ओके। थर्ड टॉपिक है हमारा फूड वर्सेस रेजिलियंस, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी। आपको पता है कि इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ, फूड इनसिक्योरिटी का, क्योंकि अभी रिसेंट 26 में करंट अफेयर्स के पर पूरा इसमें 10 नंबर का सवाल आया हुआ था, कीपिंग इन व्यू जो फ्लड्स हैं, ठीक है। तो अब फूड इनसिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं इस आर्टिकल में, वो बड़ी अच्छी मजे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इट्स नॉट द शॉर्टेज ऑफ फूड, इट्स द शॉर्टेज ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। ऑल्दो वी से दैट पाकिस्तान इज अ रेजिलियंट कंट्री, हम रेजिलियंट रहे हैं थ्रू आउट, बट अगर हम रिसेंट देखें तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम कॉप अप नहीं कर पा रहे जो हमारे क्लाइमेट चेंज वाले प्रॉब्लम्स है। लेटेस्ट डाटा है, फूड जो इंडेक्स होता है, आप उसको देख लीजिएगा कि फूड इनसिक्योरिटी वाले इंडेक्स में पाकिस्तान कहाँ पे आता है, ठीक है। वो आउट ऑफ मेरा ख्याल है 150 में से 130 या 135 पे आते हैं। प्लीज इसको जो है ना वो देख के जॉट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के स्टार्ट्स पेपर में आपको हेल्प करता है। अब लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है कि 7.5 मिलियन पीपल 45 वल्नरेबल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, और दे आर फेसिंग द फूड क्राइसिस। अब प्रॉब्लम क्या है कि नेशनल फूड अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, हाउस होल्ड वल्नरेबिलिटी एंड वीक कॉपिंग कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। आगे जाके देखते हैं। ये तो कुछ असेसमेंट थी कि हमने इतने पहले हमने असेसमेंट में 45 रूरल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, और फिर उससे पहले 68 डिस्ट्रिक्ट्स को असेस किया था, जिससे हमें पता चला था कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, फूड इनसिक्योरिटी जो है वो कितना है, ठीक है। अब क्यों फूड इनसिक्योरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी फूड इनसिक्योरिटी की बात करनी है, आपने कहना है कि फूड इनसिक्योरिटी दो वजूहात से है। क्या? मैन मेड भी है और नेचुरल रीजन भी है। मैन मेड भी किस तरीके से? क्योंकि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है। और नेचुरल रीजंस क्या है? आपको पता है कि मूनसून फ्लड्स हैं, ठीक है, रेजिडुअल डैमेज है, ड्राउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी है, क्रॉप डिजीजेस हैं, ठीक है,
व्हीट फ्लोर की प्राइसेस का एक बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है। फिर आपकी जो सप्लाई चेन है वो महंगी है, एक्सपेंसिव फ्यूल है, ट्रांसपोर्ट हैवी मार्केट है हमारी। और जो हमारी इसके अलावा हाउस होल्ड डेट सिक्योरिटी एंड ट्रेड डिस्ट्रप्शंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं। बॉर्डर इनसिक्योरिटी, ट्रेड इंटरप्शंस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ों की वजह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। इन सब चीज़ों की वजह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। आप अभी रिसेंटली देखो 25 के अंदर हमारी बड़ी चावलों की जो फसल थी वो बहुत इम्पेक्ट हुई है खास तौर पे। और ये हमारा स्टेपल फूड है, STAPLE। स्टेपल फूड का मतलब है बुनियादी फूड, जिसको हम सब बड़े शौक से खाते हैं। या रोटी हो गई, जो हमारी बेसिक फूड का पार्ट समझा जाता है। उसके बाद ये है कि उसके बाद है कि ये अ, अभी तक फेमन क्यों नहीं है। फेमाइन का मतलब होता है कहत साली, ठीक है। कहत साली क्या होती है कि आपके पास बिल्कुल ही फूड नहीं है, ठीक है। जो आपको बेसिक नेसेसिटी का फूड है वो आपके पास नहीं है, तो ठीक है, उसको फेमिन कहते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि सिचुएशन कहत साली की नहीं है वो, जैसे कि इथोपिया के अंदर है या घाना के अंदर है, बट द सिचुएशन इज क्वाइट डेंजरस, ठीक है। क्योंकि ये वार्निंग है कि कल को इट कैन लीड टूवर्ड्स द फेमाइन। अब क्या है कि 6.7 मिलियन पीपल दे आर लाइकली टू रिमेन इन क्राइसिस, ठीक है। दे आर लाइकली, दे आर नॉट फेसिंग दिस क्राइसिस, बट दे आर लाइकली टू फेस दिस क्राइसिस। और अगर हम इम्प्रूवमेंट करें, अभी रिसेंट वीट के हार के बाद से इम्प्रूव्ड, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, इशू क्या है। मार्केट की रेगुलेट करना, ठीक है। मार्केट को रेगुलेट करना, आपको पता है कि होर्डिंग होती है स्टेपल फूड्स की। वीट का जो क्राइसिस का इशू बनता है, आर्टिफिशियल क्राइसिस जनरेट होता है। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम उसको मेंटेनेंस कर सकें उसकी। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, 22 के फ्लड्स हैं, 10 के फ्लड्स हैं, 25 के फ्लड्स हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी है, प्राइसेस जो है वो कभी कितनी इंक्रीज कर जाती हैं। इनएडुकेट सोशल प्रोटेक्शन है, ऑल्दो वी गिव programs like Benazir income support, but it is not, sustainable again. Inadequate social protection है। resilience investment नहीं है कि हमने, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे कि कीनू की अगर आप मिसाल लो कि अभी तक हम जो है ना वो अपने जो है वो अपने क्रॉप्स को एग्रीकल्चर स्मार्ट, सॉरी क्लाइमेट स्मार्ट नहीं बना सके, ठीक है। हम अभी वी स्टिल व्हाट वी डू इज कि हम लोग जो है वो ड्रिप इरिगेशन को यूज कर रहे हैं, जबकि द मॉडर्न वर्ल्ड इज सॉरी हम लोग जो है वो अभी तक क्या यूज कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इरिगेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन की तरफ नहीं जा रहे, मॉडर्न वर्ल्ड वहां पे जा रहे हैं। तो कुछ ये हमारे अपने लूप होल्स हैं, कुछ हमारे अपने गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे। हम लोग जो है ना वो अपनी बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को करके क्लॉन्स नहीं बना रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा फूड जो है वो मिले। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, हमारे फार्मर्स ट्रेन नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारी साइड के ऊपर प्रॉब्लम्स है। तो हमें क्या रिस्पॉन्स चाहिए, एक अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी हो, जो कि COP30 के अंदर हमने फंडिंग रखी भी है कि ओवरऑल के 1.3 ट्रिलियन क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए रखा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो डिप्लोमेसी करे ताकि उसको ये वाले पैसे जो है वो वक्त पे जो उसके हिस्से में पैसे आए वो उसको मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन हो कि अगर कोई बहुत ही गुर्बत को फेस कर रहा है, जिनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, तो हाउ वी आर गोइंग, हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बेसिकली प्रोवाइड द फूड टू सच काइंड ऑफ अ फैमिली। लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करें, फूड इनसिक्योरिटी को लेकर आए, ठीक है। और ये एक फूड इनसिक्योरिटी का होना एक गवर्नेंस फेलियर भी है, ठीक है। एग्रीकल्चरल तो है ही है, गवर्नेंस फेलियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब द पॉइंट इज कि कहाँ डाटा को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल ऐड पर्टिकुलर उसी तरीके से टेक अवेज भी करूंगी और क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी। आप IMF वाला जो था उसकी जो आपने अंडरस्टैंडिंग जितनी की है, व्हेन यू राइटिंग क्वेश्चंस, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाले आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपने कहाँ देने हैं और कैसे देने हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स मोर और लेस यही रहेंगे, उसके अंदर डाटा आप अपनी मर्जी से चीज़ों को ऐड कर सकते हो। फूड इनसिक्योरिटी, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने अभी आप में जो भी चीज़ें बताई, ये आपका क्वेश्चन बड़े आराम से जो है वो लग सकता है। इन्वायरमेंटल साइंसेज के हवाले से इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ऐसे के हवाले से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इवन करंट अफेयर्स के हवाले से, पाक अफेयर्स के हवाले से इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। जिन्होंने एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट रखा हुआ है उनके लिए इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा जो हमारा टॉपिक था चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला, वो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हो, तो उस पे आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।